दुनिया भर के बाजारों से आज है मिले जुले संकेत, लेकिन वीकेंड रहा भरपूर एक्शन वाला और वीकेंड के साथ ही त्योहारी सीजन की हो चुकी है शुरुआत और एक बड़ी जीत के साथ भारतीय टीम और आगे बढ़ती हुई। आइए, स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और सब चीजों पर अनिल जी से करेंगे बातचीत, बट पहले तो बताएं सर, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सैटरडे को फोटोज देखी हमने ट्विटर और सोशल मीडिया पर, मजा आ गया दीप। मतलब मैंने कई सारे मैचेस देखे हैं इंडिया पाकिस्तान के, लेकिन दिस वाज द बेस्ट, अब तक का सबसे बढ़िया मैच था। इस लिहाज से कि जो माहौल था, जो मतलब 1,32,000 लोग एक साथ मैच देखे और इस मैच की सबसे बड़ी हाईलाइट मैच शुरू होने के पहले की थी। हाँ, बिल्कुल। राष्ट्रगान हुआ और एक सुर में एक साथ जब लोग गाए तो भावनाएं अलग होती है, मतलब एकदम रोंगटे गूज बम्स बिल्कुल, और जो जोश आता है वो देखने लायक था, मज़ेदार था। और उसके बाद तो जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा बड़ा मज़ा भी आया। मैच तो खैर बढ़िया था ही। और मैच वैसे जैसा आपको मैच चाहिए वैसा मिला भी। बिल्कुल, शुरू में ऐसा लगा कि पाकिस्तान भारी पड़ रही, फिर हमारे बॉलर्स ने कमाल किया, फिर शर्मा जी ने तो आके अरे बस मतलब सही वक्त पे जो अफगानिस्तान के सामने वो उनकी जो फॉर्म लौटी है वो बड़ी कमाल की। और एक अच्छी बात है कि मिडिल ओवर में श्रेयस अय्यर को भी एक अच्छी इनिंग खेलनी थी, वो भी खेल ली है। सो मतलब टीम इंडिया पूरी तरह से सेट है आगे मजबूती के साथ बढ़ने के लिए। बहुत ही बढ़िया मैच। और मतलब मैंने इतनी भीड़ एक साथ और इस जोश के साथ पहले कभी नहीं देखी। लास्ट वर्ल्ड कप भी मैं मैनचेस्टर गया था, तब भी देखा था, वहाँ से भी मैंने लाइव किया था उस वक्त। लेकिन ठीक है, नो डाउट इंग्लैंड होता है, इंडिया तो, लेकिन यहाँ का जो जोश उत्साह, मतलब रात भर मतलब लोग जश्न मना रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और मैं जहाँ रुका था टीम इंडिया उसी होटल में थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, स्टेडियम से होटल के अंदर घुसने के लिए आधा घंटा लगा, क्योंकि सड़क के दोनों तरफ 1-1 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी है कि सारे लोग अपनी हीरोज़ को एक झलक देखना चाहते हैं। तो क्योंकि बस वहीं से निकलने वाली थी और हमने तो खैर बहुत नज़दीक से देखा कि मिले भी, लेकिन ये क्रेज़ है, ये जुनून है। ऐसा सुनने भी आया कि क्रिकेटर्स के अलावा सबसे पॉपुलर आप ही थे वहाँ। स्टेडियम में भी कुछ सुना, स्टेडियम के बाहर भी कई सारे लोग पॉपुलर थे वहाँ पे। एक पाकिस्तान के मैंने पूरे स्टेडियम में मुश्किल से 2 सपोर्टर दिखे मुझे, जिसमें एक वो फेमस चाचा थे, फोटो भी खिंचाई और इंसिडेंटली मेरे पास वाली सीट खाली थी तो वो वहीं आके बैठ गए। मतलब ये संयोग था। फिर लगभग उन्होंने आधा मैच पास में बैठ के देखा। फिर पता नहीं जब थोड़ा रोहित शर्मा मारने लगा तो कहाँ गायब हो गए। फिर बहुत कोशिश की ढूंढने की, नहीं मिले। फिर शायद अगले मैच में दिखे, बिल्कुल। लेकिन मज़ा आया काफ़ी, और वो भी पूरे जोश से, भले अकेले स्टेडियम में, लेकिन बराबर से वो भी सपोर्ट करने पाकिस्तान को सपोर्ट। देखो, यही फैंस की खासियत है, टीम जीते हारे वो तो अपनी जगह, लेकिन सब अपना अपना सपोर्ट जरूर करते हैं। काफ़ी लोग लग रहा है कि शायद मैंने उन्हें टिकट दी हुई है, मैं तो खुद अपने टिकट के लिए मारामारी कर रहा हूँ। बट अच्छा मैच था, और हमारा जो कहते हैं ऑपरेशन अजय बना रहा, 8वीं बार लगा था। और सबसे बड़ी बात ऐसी जीत से कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है, क्योंकि ऑलराउंड विन है और एक तरफा जीत जब होती है तो फिर कॉन्फिडेंस अलग ही देती है। तो मतलब पाकिस्तान जब इंडियन बैटिंग में शुरुआती 5 ओवर में मैच हार चुका था। हाँ, वैसा है, वो तो देख ही गया था। चलिए, तो वीकेंड तो बढ़िया रहा स्पोर्टिंग एक्शन को लेकर। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, मतलब मैं देश में सब जगह जाता हूँ, कई जगह जाता हूँ, ऐसा कंपेयर तो करना ठीक नहीं है, क्योंकि जयपुर, दिल्ली, बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ दर्शकों का बहुत प्यार मिलता है, लेकिन मतलब गुजरात और अहमदाबाद का तो मुकाबला ही नहीं है। उसका तो मतलब इतना प्यार। मैं आपको बताऊँ, जब मैं बाहर निकल के रील के लिए रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि स्टेडियम में तो नेटवर्क था नहीं, तो बाहर आने के मतलब लगभग आधा किलोमीटर के बाहर आने के बाद वहाँ मैंने कहा कि ये जगह ठीक है, लाइट भी ठीक है, भीड़ भाड़ भी कम है, मैं एक रील रिकॉर्ड कर लेता हूँ। पता नहीं कहाँ से 25, 30, 40 लोग आए और उन्होंने पहचाना, और मतलब कंधे पे उठा के 5 मिनट मैंने कहा भाई नीचे उतार दो यार, तो बोले सर आपने जिता दिया। मतलब कई बार क्या होता है जो हम नहीं करें, ये उनका प्यार है। मैंने बोला मेरा कोई योगदान नहीं, सिर्फ चिल्लाने के अलावा, जिताने वाले सारे वो क्रिकेटर है, लेकिन ये प्यार सपोर्ट तो था लेकिन ये लोगों का प्यार है। मतलब उठा के 5 मिनट तक मैं बोला कहीं एक साथ सब ना छोड़ दें, लेकिन उनकी भी ट्रीट हो गई क्रिकेट के साथ, आप भी मिले। हाँ, लेकिन बहुत प्यार है। मतलब गुजरात के लोगों का, अहमदाबाद के लोगों का मैंने जो प्यार देखा है, अमेजिंग। एब्सोल्युटली। चलिए, बढ़िया सर, मजा आया आपको भी और हम सबको भी मैच देखने में, और फेस्टिव सीजन की भी अच्छी शुरुआत हो गई है सर। इसके साथ ही नवरात्रि आज हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, शुरुआत हो चुकी है और सेलिब्रेशंस चल रहे हैं, और इस नवरात्रि पर हम बहुत कुछ आपके लिए स्पेशल प्रोग्रामिंग लेकर आ रहे हैं। एक तो पिछले बार नवरत्न SIP स्टॉक्स हमने आपको दिए थे, मैंने पिछले नवरात्रि में हर रोज
इस बार भी इरादा पूरा है और आज से आप दूंगा 9 बजे मैं आपको दूंगा नवरत्न SIP स्टॉक, मेरी तरफ से वो आएगा। इसके अलावा भी हमारे नवरत्न SIP स्टॉक आपको दिन भर मिलेंगे। एक सुबह 9:40 पर है और दूसरा 2:45 बजे है, ये आप ध्यान में रखिए। तो ये FI स्टॉक, अब आप सोच रहे हैं FI स्टॉक का मतलब फेस्टिव इन्वेस्टमेंट आइडिया, ये आपके लिए FI स्टॉक ये आने वाला है 9:40 और 9:15 में। 8:30 बजे आपके लिए विशेष नवरात्रि पिक्स आ रही हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, और 9 बजे ये विशेष नवरात्रि पिक मेरी तरफ से आपके लिए होगी। तो ये सब मिस मत कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन और भरपूर आइडियाज़ आपके लिए। चलिए, तो बहुत बढ़िया आइडियाज़ आने वाले हैं और अनिल जी की तरफ से भी एक नवरत्न SIP स्टॉक आपको 9 बजे मिलेगा। आइए फिर बाकी बाजार की भी बात कर लेते हैं। पहले तो बताएं आज के लिए हफ्ते के लिए ट्रिगर्स क्या है सर? ट्रिगर्स दीप, युद्ध का टेंशन बढ़ता हुआ दिख रहा है, कच्चा तेल उछलकर $91 के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है, सोना भी 3% से ज़्यादा की उछाल के साथ $1930 पे है। डाउ में रही 40 अंकों की मजबूती, लेकिन नैस्डैक 200 अंक लुढ़क कर बंद हुआ है। आज HDFC बैंक और फेडरल बैंक 2 अपने नतीजे करेंगे पेश, इन पर रखिएगा नजर। एब्सोल्युटली सर, तो बाजार में तो बहुत सारा एक्शन होने वाला है। एक बार ये सिचुएशन से ही बात कर लेते हैं। जब हम फ्राइडे को गए थे हमने भी हाईलाइट करा था, डर बन रहा था, इसलिए हमने कच्चे तेल और गोल्ड पर इतना बड़ा रिएक्शन देखा है। मार्केट्स पर वैसा डर वाला रिएक्शन अभी नहीं आया है, बट सिचुएशन को कैसे देखना है? इजराइल हमास क्या एक्चुअल ग्राउंड युद्ध होने वाला है, क्या फिर बाकी देश भी इन्वॉल्व होंगे? क्या चल रहा है इस समय सर? दीप, संकेत बिल्कुल भी अच्छे हैं नहीं, और शुक्रवार को इसीलिए मैंने कहा था कि अपनी तेजी की पोजीशन आप कम करके भी जाएं। हालांकि कोई आज बहुत गैप से नीचे खुलने के संकेत नहीं है। अमेरिकी बाजार भी मिले जुले रहे, हल्की कमजोरी के साथ आप कह सकते हैं ऊपरी स्तरों से 300 पॉइंट डाउ घटा है। लेकिन जो कुछ भी इजराइल और हमास के बीच में हुआ है वीकेंड पर, शुक्रवार दोपहर के बाद से, वो कोई भी एक भी अच्छा संकेत है नहीं। एक, दोनों की तरफ से बयानबाजी तेज होती दिख रही है, और दूसरा, दोनों की तरफ से जो सपोर्ट आ रहा है अपने अपने समर्थक देशों का, वो खतरनाक है। पहले बात करें इजराइल की तरफ, इजराइल की तरफ ऑलरेडी अमेरिका अपने 2 युद्धपोत भेज चुका है। बिल्कुल। ब्रिटेन की तरफ से भी उनकी नेवी का सपोर्ट मिलने की तैयारी होती दिख रही है, यानी और मॉरली तो दुनिया के सारे ताकतवर देश जो हैं वो इजराइल के पीछे मजबूती के साथ खड़े हैं। यानी कि इजराइल का मोर्चा तो मजबूत है सपोर्ट के लिहाज से। अब आइए दूसरी तरफ हमास, वहाँ पर जाहिर सी बात है कि अब सपोर्ट ईरान की तरफ से आता हुआ दिख रहा है, और रशिया भी उस सपोर्ट में अपना साथ देता हुआ दिख रहा है। कुछ हथियार भेजे जा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि इजराइल के साथ ईरान की सीमा लगती नहीं है, ये सारे हथियार सीरिया के रास्ते भेजे जा रहे हैं, ईरान के द्वारा और रूस के द्वारा। तो ईरान और रूस अगर सीधे तौर पर सपोर्ट में आते हैं और कूदते हैं तो मामला फिर बड़ा हो सकता है और ख़राब हो सकता है। ये डर है, और इसी डर में कच्चा तेल आपका उछलता हुआ नजर आया है। सो आई थिंक मुझे लगता है कि जिस तरह के संकेत आ रहे हैं और जिस तरह की चीज़ें आ रही है, और अब ये भी खबर आ रही है कि बाइडेन साहब इजराइल पहुंच रहे हैं, मतलब इससे बड़ा कोई सपोर्ट आपको साफ साफ नहीं मिल सकता कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश जाकर उसके चीफ प्रेसिडेंट आपको जाकर युद्ध के बीच में उस देश का दौरा करके आए। करेक्ट। सो आई थिंक ये पोजीशनिंग दोनों ही तरफ से बड़ी स्ट्रांग होती हुई दिख रही है, जो कि अच्छा संकेत नहीं है। तो मुझे लगता है कि युद्ध जब ये शुरू हुआ उसके बाद से सबसे स्ट्रांग पोजीशनिंग अब होती हुई दिख रही है। और वीकेंड से पहले खाली थोड़ी बहुत बातें आ रही थी, लेकिन ये बातें अब एक्शन में बदलती हुई दिख रही है। इससे डर ये है कि चीजें जल्दी से ठीक नहीं होगी और लंबी चलेगी, ये डर आपके मन में हमेशा रहेगा। अब ये और सतर्क होने का वक्त है। 100%। ठीक है सर। और कच्चे तेल पर स्पेशली हमने बड़ा रिएक्शन देखा, और मुझे याद भी है जब पिछले हफ्ते एग्जैक्टली इस समय जब इस सिचुएशन को लेकर बात हो रही थी, उस समय बाजार पर रिएक्शन नहीं आया था, पर आपने कहा था कि तेल पर आ सकता है। यहाँ ये सबसे बड़ा वॉचिंग फैक्टर है। बिल्कुल दीप, और ये तेल ही हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। और आज हम अगर थोड़े बहुत कमज़ोर होंगे भी, तो न US को देखकर कमज़ोर होंगे, न किसी और चीज़ को देखकर होंगे। हम कमज़ोर होंगे तो कच्चे तेल को देखकर। कच्चे तेल पर कुछ विश्लेषण मैंने किया है, कुछ और मेरी तैयारी है, लेकिन कल मैं आपको कच्चे तेल को लेकर बहुत डीप इनसाइट दूंगा। कुछ डेटा मैंने तैयार किए, कुछ और करूंगा, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों कच्चे तेल का, जो मैं जब से बात कर रहा हूं, तो कच्चे तेल का डर क्यों हमारे लिए ज़्यादा है इस वक्त, इस पर मैं आपको कुछ विश्लेषण जरूर दूंगा। लेकिन फिलहाल ये चीज़ समझ लीजिए, 90-91 का कच्चा तेल हमारे लिए मुश्किल की बात है। और ये 2 तरीके से, एक, ठीक है, हमें फॉरेन करेंसी तो और ज़्यादा देनी है, हमें कच्चा तेल इंपोर्ट करने का बिल हमारा बढ़ता है, वो तो इकोनॉमिक फैक्टर समझ में आता है, लेकिन इसका जियोपॉलिटिकल फैक्टर बड़ा है। कच्चा तेल का मूवमेंट ही आपको दिखाएगा कि इजराइल और हमास के बीच में तनाव बढ़ने वाला है या घटने वाला है इस तेल के दाम के साथ। क्यों? क्योंकि जो तेल उत्पादक देश है, खाड़ी के, गल्फ के जो जितने भी देश हैं, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं इस युद्ध में। कुछ डायरेक्टली होंगे, कुछ इनडायरेक्टली होंगे, और ऐसे में सीधे तौर पर
इसका पहला और बड़ा असर कच्चे तेल पे पड़ेगा। और जाहिर सी बात है कुछ देश ऐसे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं ईरान या हमास को, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन मन ही मन में वो भी चाहते हैं कि ये चले तो हमारा तेल महंगा बिके। हाँ सर, देखिए अपना अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी होता है, राइट। सो भले वो सपोर्ट खुल के ना करे, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि जल्दी से खत्म हो जाए, उनका इकोनॉमिकल इंटरेस्ट है। सो इसलिए जल्दी से चीज़ें खत्म कैसे होंगी, और ऊपर से अगर बड़े देश अगर एक चीज़, जब हमास ने हमला किया तो क्या उनको ये नहीं पता था कि बाकी सारे देश उनके साथ खड़े होंगे, इजराइल के साथ? सबको पता था, उसके बावजूद किया ना। सो अब पोजीशनिंग वो दिखा रहे हैं और ये सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद हुआ है ना। सो आई थिंक ज़्यादातर देशों के, स्पेशली गल्फ में जो देश हैं, उनके इंटरेस्ट में, इकोनॉमिक इंटरेस्ट में ये है कि लड़ाई लंबी चले, और इसलिए ये लड़ाई जल्दी से खत्म होगी, इसके आसार कम दिख रहे हैं, और पोजीशनिंग दोनों तरफ से स्ट्रॉन्ग हो रही है। सो आई थिंक कच्चा तेल चिंता की बात है, नो डाउट। जनरली हमने ये देखा कि जब जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से कच्चा तेल ऊपर आता है, वो नीचे भी आ जाता है। यस सर, वो नीचे भी आ जाता है, लेकिन आएगा तब आएगा, आने के पहले कितना स्ट्रेस देगा वो दिक्कत की बात है। तो मुझे लगता है हमारे लिए आज सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर यही है कि कच्चे तेल के दाम $91 के आसपास है, जो हमारे लिए मुश्किल वाला मामला है। ऐसा नहीं, हमने $96-98 भी देखे, लेकिन सवाल वो नहीं है। सवाल ये कि इस वक्त जिस तरह से बढ़ रहा है वो थोड़ी सी चिंता की बात है, तो हमें अलर्ट रहना है, बिल्कुल अलर्ट रहना है 100%। तो उसी हिसाब से जरा हमारे लिए इम्पैक्ट समझाएं, क्योंकि इससे पहले 2-3 दिन से हम 19,800 पर आ गए हैं, लेवल के आसपास क्लोज हो रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। अब ये जो खबरें आई हैं, थोड़ा सिचुएशन खराब है, क्या होगा हमारे? दीप, ये यहाँ पर मेरी स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है, जो शुक्रवार को थी उसी को आगे बढ़ूंगा, कि ऊपर के लेवल पे ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पे लेना नहीं है। वो बहुत चीज़ क्लियर है, वहाँ पर आपको पोजीशन हल्की करनी है। इस वक्त जितनी आप पोजीशन ओवरनाइट कम रखें उतना बेहतर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि कभी भी कोई ख़राब खबर आ जाए तो नीचे गैप से खुलने के आसार ज़्यादा है बजाय गैप अप ओपनिंग के, राइट। और गैप अप ओपनिंग होती भी है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग की तैयारी है, राइट। सिर्फ एक ही राहत की बात है भारतीय बाजारों के लिए, वो ये कि एफआईज की तरफ से बिकवाली का प्रेशर ज़्यादा नहीं है, बस एक ही ये रिलीफ है ना। उसके अलावा आपका कच्चा तेल फेवरेबल नहीं, करेंसी आपकी फेवरेबल नहीं, 4-5 हफ्तों से आपका रुपया कमज़ोर हो रहा है, ग्लोबल न्यूज़ फ्लो बहुत अच्छा नहीं है। सो आई थिंक मेरा बहुत क्लियर कट मानना है कि तेजी की पोजीशन हल्की रखें, ऊपर के लेवल पे जहाँ जहाँ आपको थोड़ा हल्का होने का मौका मिलता है वो ज़रूर करें, आराम से। नीचे सपोर्ट रेंज में आएगा तब खरीदेंगे। तो आज के लिए जो स्ट्रेटजी मैंने लिखी है, इजराइल और हमास के बीच में जो तनाव बढ़ने के संकेत है, उससे कच्चे तेल में जो उछाल आ रही है वो थोड़ी चिंता की बात है ही। ऐसे में आपको तेजी की पोजीशन हल्की रखनी है। 3 लाइन सबसे आपकी ज़्यादा काम की है, ठीक है। अब लेवल्स के लिहाज से अगर 19,850 के ऊपर निफ्टी निकलता है और बंद होता है तो आप फिर फ्रेश तेजी के बारे में सोचें, ठीक है। नहीं तो फ्रेश तेजी यहाँ पर नहीं करनी है। 44,800 के ऊपर निकल कर बैंक निफ्टी बंद होता है, बंद होना चाहिए तो फ्रेश तेजी। तो फ्रेश तेजी के लिए 2 लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं तो फिर कहाँ सपोर्ट लेना है? 19,450, 19,550 ये रेंज है। यहाँ पे आने पर आप लीजिए, ओके, वहाँ लीजिए। आप पहले सपोर्ट के बजाय इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे लेना है, फर्क इतना ही बस, ठीक है। तो 19,450, 19,550 अब मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और 43,600, 43,800 बैंक निफ्टी पर अच्छे सपोर्ट का काम करेगा, ये आप नोट कर लीजिए। तो 19,450, 19,550 और 43,600 इस रेंज में आने पर आप शॉर्ट काटिए और खरीदारी कीजिए, वहाँ दिक्कत नहीं है। समझ गया। मुझे 750 पे लेने में डर है, गॉट इट। मुझे 550 पे लेने में डर कम है, समझ गया। डर तो हमेशा ही रहता है, लो या बेचो, आप जैसे भी ट्रेड करेंगे तो डर तो आना ही है। तो आज जो शांत शुरुआत के संकेत आते हुए दिख रहे हैं, अगर फ्लैट खुलते हैं, थोड़ा ऊपर आ जाए 800, 850 के रेंज में आए तो 100% पोजीशन हल्की करनी है। कल भी हमने ये कहा था, उस रेंज में आप पहुंचोगे तो आपको लगेगा सब कुछ ठीक हो रहा है, खराब खबर के बावजूद शुक्रवार को बाजार गिरे नहीं, लेकिन अल्टीमेटली आखिरी 1 घंटे में गिरे है ना। वो कब गिरेंगे वो हमें नोटिस देके नहीं गिरेंगे कि 2:32 पे मुझे गिरना है, करेक्ट, राइट। आपको लेवल पे फोकस करना है। ऊपर के लेवल पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वहीं पर प्रॉफिट बुक करना है। नीचे के लेवल पे हिलेगा, लेकिन वहीं पर खरीदना है। सो बिल्कुल कॉन्ट्रा कॉल अगर आप लेकर ट्रेड कर सकते हैं छोटी क्वांटिटी के साथ और स्किल ट्रेडर के तौर पे, तो ट्रेड करिए, सिंगल्स लेते रहिए इस वक्त। अदरवाइज आप कहीं ऊपर के रेंज में फंसेंगे और फिर ऊपर से 2 खराब खबर आ गई तो जल्दी से पोजीशन छूट जाएगी, लॉस बुक हो जाएगा और नीचे लेने की आपके पास जगह नहीं रहेगी। सो हल्के रहें, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे खरीदें, रुकावट के लेवल पे प्रॉफिट बुक करते चले, तेजी की पोजीशन को थोड़ा सा कम कर ले। कैश रहेगा या पोजीशन कम रहेगी, स्ट्रेस फ्री रहेंगे, नया काम करने के लिए सोच ठीक रहेगी। बड़ा अभी नहीं करना है, कुछ टाइम ऐसा होता है जब बड़ा करने का पुदम कुदी करने की जरूरत नहीं है। आराम से 1-2 दिन निकल जाए, 2-4 दिन निकल जाए या हफ्ता निकल जाए, देखते हैं ना, क्या जल्दी है, कहीं नहीं जा रहा मार्केट। अगर
5 दिन आप जिंदा रहे जब कुछ खराब होने वाला हो, तो 360 दिन आप कर सकते हो एक्शन। ट्रू सर। हाँ, है ना। तो अगर अपना लंबा खेलना है तो ताकत बचा के रखना जरूरी, तो ताकत बचाइए, ताकत बचाइए। कोई दिक्कत नहीं। कभी कभार ये हो सकता है कि थोड़ा आपका प्रॉफिट मिस हो गया, आपको लगा अरे यार ये तो मैं तो मिस कर गया, उसी वक्त होता है, कोई बात। या फिर ब्रेकआउट देगा तो इसी स्क्रीन पे देगा, और कौन सा ज़्यादा दूर है, 750 पे आप बंद हुए, 850 पे ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है। 44 500 600 आप रोज जा रहे हैं, 44 800 पे ब्रेकआउट हो जाता है, 1-8% ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, थोड़ा मिस भी कर दिया तो क्या फर्क पड़ गया। स्ट्रेस फ्री होकर लेंगे ना तो पैसा वैसे भी बन जाएगा, बस सिंपल सी चीज़, बस। ठीक है, चलिए तो बताएं सर, फिर आज के संकेत भी आपको क्या कह रहे हैं वो भी एक बार समझ लेते हैं, फिर बाद में स्टॉक्स की एनालिसिस करनी है, नतीजों पे भी बात करनी है, स्टॉक ऑफ द डे भी देंगे आप। ग्लोबल संकेत नेगेटिव साइड पे हैं, एफआईज और घरेलू फंड्स के संकेत है न्यूट्रल, वायदा कारोबार के संकेत भी रखे हैं मैंने न्यूट्रल, डिप सेंटीमेंट कॉशियस है और ट्रेंड है आपके लिए पॉजिटिव। तो संकेत मिले जुले आपके लिए। 19,625 19,700 पहला सपोर्ट जोन है, आसानी से नहीं टूटना चाहिए, और इस रेंज में सपोर्ट लेने की कोशिश निफ्टी करेगा भी। अगर गलती से इसके नीचे जाए तो 19,525 19,600 आज के लिए स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। इस रेंज में आने पर आज आपको शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी दोनों करनी भी चाहिए। वहाँ पे आए तो डरिएगा मत, वहाँ जरूर करिएगा, ठीक है। हायर साइड पे 800 840 ये आपकी पहली रेंज है, इसी रेंज में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके वापस इंतजार करें। अगर गलती से पार हो जाए, चांस मुझे कम लगता है, लेकिन हायर रेंज 19,900 19,950 है, जहाँ पर आपको लॉन्ग पोजीशन कम करके शॉर्ट भी करनी चाहिए डे ट्रेडर्स के लिहाज से, ये आपके लिए रेंज है। अब आप ये सोचेंगे कि एक तरफ आप बोल रहे कि 19,850 के ऊपर बंद होने पर नया फ्रेश तेजी होगी, ये पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए दोनों में फ़र्क है। ये लेवल्स जो आ रहे हैं, ये सपोर्ट जो आ रहे हैं, डे ट्रेडर्स के लिए, डे ट्रेडर्स को, और जिनको पोजिशनली ट्रेड करना है उनके लिए 19,750 के ऊपर बंद होने पर फ्रेश तेजी बनती। सो आपको दिन के हिसाब से ट्रेड करना है या पोजिशनली ट्रेड करना है, वो डिसाइड करके फिर उस तरह से लेवल्स को आप फॉलो करिए। ठीक है, बैंक निफ्टी पे सर? बैंक निफ्टी 43,950 44,125 पहला सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए, इस रेंज में रुकने की कोशिश करना चाहिए। वैसे इसके नीचे के चांस कम है, लेकिन अगर गलती से आए तो 43,600 43,800 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, और दीप इस रेंज में मैं फिर से पक्का कहूँगा, एक बार तो पक्के तौर पे आप खरीदारी जरूर करिएगा, 100% करिएगा। 800 में लीजिए, 600 आए तो और लीजिए, और बिल्कुल निश्चिंत होकर लीजिए, 2 टुकड़ों में ले लीजिए और लेके बैठ जाइए। ऊपर की तरफ 44,400 525 पहली रुकावट की जगह पार करके निकले आगे टिके तो 44,575 से 44,700 750 तक जा सकते हैं, और वहाँ पर आपको अपनी पोजीशन लॉन्ग पोजीशन हल्की कर लेनी है। सिंपल फॉर्मूला यही है, यहाँ भी 44,800 के ऊपर निकल कर बंद होगा तो हम अपनी पोजीशन को फिर से फ्रेश रेंज के लिए देखेंगे। क्लियर? ओके, डेटा समझाइए सर थोड़ा एफआईएस की पोजीशन। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी घटी है 2%, थोड़े से इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे थे एफआईएस ने, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा भी। बाकी पुट कॉल रेशियो के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं है, और इंडिया विक्स में तो बिल्कुल बदला ही नहीं, गजब की बात है। देखिए देखो, विक्स में बदलाव ही नहीं कोई नहीं है। ठीक है सर, स्टॉप लॉसेस फिर? 19,635 शुक्रवार का लो है, ठीक है, उससे थोड़ा सा नीचे 19,625 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे 125 पर नीचे आपका ये स्टॉप लॉस है, और बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस आपका 44,000 के आसपास का है इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे। जिनको डीप रखना है वो 43,800 का रखे, यहाँ पे भी निफ्टी में भी जिसको डीप रखना है वो 19,550 का भी रख सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा लंबे लॉन्ग साइड पे स्टॉप लॉस रखने नहीं, छोटे स्टॉप लॉस ही रखिए, सिंपल रखिए, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है सर, गॉट इट। नई पोजीशंस पर आते हैं, फिर क्या करना है? नहीं शॉर्ट वाला भी बताऊंगा, ऐसा थोड़ी। 19,850 निफ्टी एक ही क्रिस्टल क्लियर, ठीक है, इंट्राडे क्लोजिंग दोनों 19,850 है, ठीक है। और बैंक निफ्टी का 44,750 44,800, जो भी मैं 750 ही काफ़ी, क्योंकि बंदी 44,300 के आसपास हुए तो वैसे ही दूर है, तो 44,750 आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, अब आते हैं नए पोजीशन। बेचे निफ्टी, और स्टॉप लॉस आपका 19,850 का है। अगर फ्लैट खुले ऊपर आए, थोड़ा मिले 19,800 के आसपास 835 की रेंज में ज़रूर बेचिए, ठीक है, क्योंकि डाउ फ्यूचर भी थोड़ा ऊपर है, गिफ्ट निफ्टी एकदम फ्लैट है, हो सकता है एक मौका आपको ऊपर मिल जाए, वहाँ पर थोड़ी पोजीशन हल्की करिए। स्टॉप लॉस लगाइएगा आप 19,850 का। टारगेट जो नीचे के बनेंगे 19,700 675 दो छोटे टारगेट है, 635 602 मीडियम टारगेट है, 575 550 और 525 तक के टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली। ठीक है सर, खरीदना चाहते हैं 19,550 19,650 बढ़िया जगह 2 या 3 टुकड़ों में यहाँ खरीदिए, आराम से खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं, लीजिए। यहाँ पे 19,475 का आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे वो 700 725 दो छोटे टारगेट है, 19,750 775 दो मीडियम टारगेट है, 19,800 और 835 तक के फाइनल टारगेट के लिए खरीदारी भी कर सकते हैं। दोनों लीजिए, बाइंग सेलिंग दोनों करना है, जो पहले मिले करना है, ठीक है, करना दोनों ही है, कोई दिक्कत नहीं। रेंज बाउंड मार्केट है, ऐसा कोई संकेत नहीं कि एकदम से रेंज तोड़ के भाग जाए मैं गलत हो जाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है।
850 ज़्यादा आपका कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं हो रहा कि रेंज तोड़ के एकदम से 20,000 ही हो गया और आपको मौका ही नहीं मिला काटने का, वैसा कुछ होने वाला नहीं। सो एक, और नीचे सपोर्ट ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल टूट के एकदम घट जाएगा, थोड़ा सा चांस आज जिसके लिए 60% नीचे की तरफ है, 40%, तो नीचे की तरफ के लिए संकेत आपको ज़्यादा है। बस एक ही चीज़ बचा के रखिए कि एफआईएस का प्रेशर पिछले 2 सेशन में आया नहीं है, आज आएगा नहीं आएगा देखने वाली बात है। बाकी ग्लोबल ठीक है, इतना बुरा नहीं है, लेकिन अपने लिए की एक ही है, कच्चा तेल और एफआईएस, ये 2 चीज़ें हैं जो हमारा बाजार डिसाइड करेगी। ठीक है, अब आइए बैंक निफ्टी। 44,400 44,600 की रेंज में बेचिए आप, ठीक है। 44,750 का स्टॉप लॉस होगा आपका, और टारगेट जो बनेंगे 44,300, 202 छोटे टारगेट है, 44,125, 44,002 मीडियम टारगेट, फिर 43,900, 850 और 800 तक के फाइनल टारगेट के लिए। और दूसरा तरीका ये कि अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो 44,600 के स्टॉप लॉस से वैसे ही बेच दे तो भी आप कर सकते हैं। वो अगर फ्लैट खुले तो आप, मुझे लग रहा है कि चूंकि थोड़ा हरे निशान में डाउ फ्यूचर्स आपके आ रहे हैं, थोड़ा बाकी माहौल इतना ख़राब नहीं है, एक बार थोड़ा सा ग्रीन में मिल जाए तो वहाँ पे ऊपर में बेचिए जरूर, कोई दिक्कत नहीं। लेना चाहते हैं 43,800 44,000 की रेंज में 2 टुकड़ों में ले लीजिए, 3 टुकड़ों में ले लीजिए, 44,000 और 43,800, इन 2 लेवल पे तो लेना ही लेना है आपको, ठीक है। 5-25 पॉइंट अपना दिमाग खुद लगा लीजिए कि एग्जैक्ट नहीं 43,800 पे ही लूंगा मैं, वैसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत आप भी मूड माहौल देख के 5-25 पॉइंट, 44-45,000 का इंडेक्स है, इसमें 25-50 पॉइंट बहुत मायने नहीं रखते। सो वो थोड़ा सा आप अपना IQ लेवल इस्तेमाल करके कर लीजिए, खरीदिएगा इस रेंज में। और स्टॉप लॉस 43,600 का होगा। टारगेट जो बनेंगे दीप 44,125, 44,202 छोटे टारगेट है, 44,275, 350 2 मीडियम टारगेट, 44,400, 500 तक के फाइनल टारगेट के लिए खरीदारी भी कीजिए। दोनों चीज़ की गॉट इट, दोनों चीज़ें करनी है और सिचुएशन वैसे संभालिए। वायदा कारोबार के बैन में आपको एक और स्टॉक की एंट्री दिख रही है, सेल, ये फ्रेश स्टॉक हुआ है एंटर। अब आपके लिए 11 स्टॉक्स हैं जो वायदा कारोबार के बैन लिस्ट में रहेंगे। लिफाफा लेवल, लिफाफा नंबर 13 का रिकॉर्ड है, देखते हैं इस सीरीज में टच होगा कि नहीं। बताएं सर डेटा के बारे में, एफआईएस का भी और साथ ही लेवल्स का भी। देखिए डेटा में दीप ऐसा कुछ खास कुछ है नहीं। 317 करोड़ की कैश में खरीदारी, बड़े लंबे समय कैश में खरीदारी लगा नहीं शुक्रवार को कि कैश में खरीदारी की होगी, आ गया लेकिन नंबर अच्छा, कोई खास ब्लॉक डील्स भी नहीं है ना। और ऐसा नहीं, स्टॉक फ्यूचर्स भी 4 ही करोड़, मतलब मुझे लगा फ्राइडे को दोनों ही एफआईज और लोकल फंड वेट एंड वॉच वाले मूड में ज़्यादा थे और अपनी स्टॉक और सेक्टोरल चर्निंग ज़्यादा कर रहे थे। 103 करोड़ की बिकवाली है कैश मार्केट में लोकल फंड्स की, यानी कि दोनों ही आंकड़े छोटे हैं। आंकड़ा एक ही ठीक ठाक है, 784 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स की बिकवाली का एफआईज की तरफ से, और वही वजह कि आपकी 29% से 27% आपकी इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी घट कर आई है। बाकी कोई डेटा खास है नहीं। अब वीकली सीरीज की शुरुआत हुई थी शुक्रवार को निफ्टी की 19,700 और 19,800 2 इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसके बीचों बीच आप जाकर बंद हुए। 19,700 और 800 दोनों ही लेवल पे 65 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट और कॉल में, हाईएस्ट लेवल वही है, वही आपके लिए 700 के नीचे थोड़ा कमज़ोर होना शुरू करेंगे, 800 के नीचे थोड़ा ऊपर, 50-50 पॉइंट की रेंज इधर उधर समझ लीजिए। बैंक निफ्टी में कोई खास लेवल है नहीं इंपॉर्टेंट, 44,500 का कॉल राइटर 23 लाख शेयरों के आसपास का है, वो हल्की फुल्की रुकावट की जगह बस। ठीक है सर, गॉट इट। चलिए ये है आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स और आज की पूरी स्ट्रैटेजी। आइए नतीजों की भी पहले बात कर लेते हैं, फिर स्टॉक ऑफ द डे लेंगे भी अनिल जी की तरफ से। पहले रिजल्ट रिव्यू। जी सर। डालमिया भारत, ये है पहला रिजल्ट जहाँ पर नतीजे उम्मीद से थोड़े से कमज़ोर आए हैं, चाहे वो सेल्स के लिहाज से देखें या फिर प्रॉफिट के लिहाज से देख लें, आप कामकाज मुनाफे के लिहाज से देखें, हल्के से बिलो एक्सपेक्टेशन है और उम्मीद भी थी। लेकिन एक जो सरप्राइज और जो इस रिजल्ट में मैं सीमेंट कंपनी में देखना चाहता हूँ वो है मार्जिन्स, वो सबसे बड़ा की ट्रिगर। और सरप्राइजिंगली मार्जिन्स 1% बेहतर आए उम्मीद से ज़्यादा। हमारी उम्मीद थी 18% की, 19% के आसपास, और 13.5% से अगर आप देखें मार्जिन बढ़कर 19%, तो मार्जिन पर थोड़ा सरप्राइज है। सो आई थिंक, और दूसरा ये कि शुक्रवार को फ्लैट भी बंद हुआ था, थोड़ी सी मेरे ख्याल से पोजीशन पिछले हफ्ते भर में हल्की फुल्की तेज़ी की बनी थी। तो इन नतीजों के बाद अगर एक नीचे के लेवल पर आता है तो वहाँ सपोर्ट आएगा, और सपोर्ट रेंज के आसपास ही बंद होता हुआ दिखा, ज़्यादा नीचे भी बंद नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर्स में दीप 2250 2270 सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ से 30-40 रुपये से ज़्यादा की मुझे मंदी दिखती नहीं है रिजल्ट पे। अगर 2250 के नीचे बंद होता है तो ही ये स्टॉक कमज़ोर माना जाए, अदरवाइज नहीं। और हो सकता है 2250 के आसपास खुलता है, अगर नीचे आ जाता है यहाँ पर तो शॉर्ट कवरिंग और हल्की फुल्की खरीदारी हो सकती है। ऊपर कितना जा सकता है? ऊपर
2325 2350 आपके लिए हल्की फुल्की रुकावट की जगह है। तो 2250 के नीचे बंद होने पर खराब होगा, 2350 के ऊपर बंद होने पर बढ़िया होगा। अगर 2-3% 2% नीचे खुलता है तो वहाँ से हल्की फुल्की खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। अगर ऊपर खुलता है मार्जिन के दम पर तो वहाँ पर प्रॉफिट बुक करके आप इंतजार भी कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इसके लिए जो की ट्रिगर आगे चलता है MSCI इंडेक्स में इंक्लूजन को लेकर है, और जब तक वो नहीं आती डिटेल तब तक ये स्टॉक बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं होगा। तो लोअर लेवल पे आपको शॉर्ट नहीं करना है, ये रखिए। ठीक है सर। एवेन्यू डी मार्ट रिजल्ट्स बिलो एक्सपेक्टेशन ही है। पिछले क्वार्टर में लगा कि थोड़ा अच्छा कुछ करने की तैयारी में, लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं है। सो वैसे ऑन द फेस ऑफ इट आप देखेंगे तो नंबर्स आपको बहुत मजबूत तो नहीं दिखेंगे, लेकिन दीप समाव मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नंबर्स खराब होने का सिलसिला अब खत्म होने आ रहा है डी मार्ट में। तो अगर ये नीचे खुलेगा तो नीचे सपोर्ट ले लेगा, और सपोर्ट के लिए अच्छी जगह है 3830 रुपये के आसपास, जो कि शुक्रवार के लो है। अगर यानी कि यहाँ से लगभग 100 रुपये नीचे मिलता है तो डी मार्ट वहाँ खरीदने लायक हो जाएगा, और ऊपर में 4050 के आसपास रुकावट है, तो इस रेंज को इसको ट्रेड करना है। सो मुझे लगता है डी मार्ट में भी यही होगा, निचले लेवल पर थोड़ा आपको सपोर्ट मिलेगा, तो यहाँ पर हड़बड़ी में बेचना नहीं, क्योंकि अगर आपको ये लगे कि अरे एक क्वार्टर रिजल्ट अच्छा दिया, वापस खराब है, मेरे पास है तो बेच दूँ, मुझे लगता है अगले क्वार्टर से थोड़ा सा इनकी ग्रोथ जो है वो ट्रैक पर आती हुई दिखेगी और वो प्रोमिसिंग लगता है। तो आई थिंक लोअर लेवल पे कुछ लोग खरीदने के बारे में सोचेंगे। तो दोनों ही डालमिया भारत और डी मार्ट आपको ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स इतने मजबूत नहीं दिखेंगे, लेकिन दो चीज़ें, निचले स्तर पर बेचना नहीं है और खरीदारी के मौके देखने, बहुत बेचना नहीं, बिल्कुल भी नहीं, दोनों। ठीक है, एक बार रिएक्शन होने दीजिए, फिर मौके ढूंढे खरीदारी के। आइए अब बात करते हैं आज के स्टॉक ऑफ द डे की भी। यस सर। पहला एक बाय का है और एक शॉर्ट का है। ONGC के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है। 184 184 का स्टॉप लॉस होगा, 189 192 189 192 दो टारगेट। कच्चे तेल में जो बड़ा उछाल आया है 6% का $91 के करीब पहुंचता हुआ दिखा है, ONGC के लिए पॉजिटिव है, और स्टॉक तकनीकी तौर पर भी बहुत मजबूत है, यहाँ खरीदारी की जा सकती है। अगर बड़े गैप से ना खुले तो ले लीजिए। ठीक है सर। सामने एक शॉर्ट भी कर दीजिए। राइट। और अगर कच्चे तेल की उछाल की वजह से कुछ गिरना है तो वो गिरेंगे बैंक्स। राइट। खाली बैंक्स में आज एक ही तुरुप का इक्का है, वो है HDFC बैंक, जो नतीजे पेश करेगा। दोपहर में फेडरल बैंक के भी नंबर्स आएंगे, वो अगर बचा ले तो अलग बात है। अदरवाइज कच्चे तेल के माहौल और ग्लोबल माहौल को देखकर अगर सबसे ज़्यादा रिस्की कहीं है तो बैंक्स में। तो मैं इसलिए एक बैंक ऑफ बड़ौदा, एक ये जो स्टॉक है, यहाँ पर शॉर्ट करने की राय दे रहा हूँ। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करें, और वो होगा 209 का। टारगेट जो बनेंगे 200, 198 और 195 3। वैसे आज बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी आई, जो आशीष आपको बताएंगे थोड़ी देर में, जहाँ उन्हें यूनियन बैंक और केनरा बैंक के टारगेट अच्छे दिए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक शॉर्ट कॉल बैंक ऑफ बड़ौदा पे लिया जा सकता है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, और अगर जितना 209 के नज़दीक आप बेच पाएँ, 207-8 के आसपास, तो और भी बढ़िया, यहाँ पर शॉर्ट करने की राय है। ओके, तो ये है आपके लिए आज के सारे स्टॉक्स का एनालिसिस और नतीजों का भी रिव्यू। और 9 बजे याद रखेगा अनिल जी की तरफ से आपके लिए आ रहा है नवरत्न SIP स्टॉक भी हमारे आज। हाँ, नवरत्न SIP में आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अलग हटके है। अच्छा, हाँ, नई चीज़ है। हाँ, बिल्कुल नई चीज़। नहीं, बिल्कुल नई चीज़, एकदम नहीं, जो आपने कभी मुझसे देखी सुनी नहीं है। ओहो, हाँ, ओके, बिल्कुल कुछ अलग हटके लेके आए हो, और एकदम बात करने के लिए बढ़िया। हाँ बिल्कुल, और प्योर इन्वेस्टर्स के लिए। ये तो खैर इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल इन्वेस्टर, और आपके पिछले साल के अरमान हमारे रिकॉर्ड निकालेंगे नवरत्न SIP स्टॉक में किस तरह के बढ़िया रिटर्न्स बने। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि आप अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स में पैसा लगा सकें, लेकिन आज जो है वो ओपिनियन बिल्कुल अलग तरीके। अरे वाह, चलिए मजा आएगा उसका, जानेंगे अनिल जी से उनके ओपिनियन भी। उससे पहले हमारी टीम से जानते हैं स्टॉक्स और साथ ही आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी। अरमान, नुपुर और आशीष है तैयार। मॉर्निंग अरमान, बताएं ट्रिगर्स और नतीजे कौन से हैं? जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले नतीजों की बात करें तो निफ्टी में HDFC बैंक के नतीजे आते हुए दिखेंगे। F&O में आपको फेडरल बैंक के उनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। कैश में कई सारी कंपनियां हैं, जिसमें ICICI सिक्योरिटीज़, नेल्को, करूर वैश्य बैंक, C8 आदि जैसी कंपनियां हैं जिनके आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। WPI का सितंबर का डेटा वो भी आएगा, और बैंकेक्स की जो है वो पहली जो है वो एक्सपायरी भी है आज। MCX की बात करें तो नए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होगा। ग्रासिम बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। EMS जहां पर 50% का एंकर लॉक इन जो है वो खत्म होता हुआ दिखेगा 30 दिन का जो था। अब नतीजों पे आ जाए तो नतीजों पे टेक्समेको रेल, यहाँ पर नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 66% बढ़कर आई है। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है, 8.9% से इंप्रूव होकर 9.5% पर आते हुए दिखे हैं। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, यहाँ पर भी नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 58% बढ़कर आई है।
मार्जिन्स अगर आप देखें, जो मार्जिन्स कामकाजी जो पहले घाटा था 255 करोड़ का, इस बार कामकाजी मुनाफा आता हुआ दिखा है 94 करोड़ का। सोम डिस्टिलरीज की बात करें तो यहाँ पर नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 65% बढ़कर आई है। मार्जिन्स में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है, 2.4% से बढ़कर 8.8% पर आते हुए दिखे हैं। बिजनेस अपडेट्स में M&M सितंबर महीने का अगर आप कुल उत्पादन देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 22% बढ़कर आता हुआ दिखा है। गति यहाँ पर अंत में देकर आप देखें तो सितंबर महीने में कारोबार का जो अपडेट देखें, कुल वॉल्यूम्स जो हैं वो 8% बढ़कर आते हुए दिखे हैं और बीते साल की तरह ही विकास जो है वहाँ पर गति आपको अच्छी खासी दिख रही है। ओके, ये है आपके लिए नतीजे और कुछ अपडेट्स, रिजल्ट्स भी। नुपुर, मॉर्निंग बताएं, आपके पास कौन सी खबरें? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले टाटा मोटर्स के साथ शुरुआत करते हैं। सब्सिडी टाटा टेक्नोलॉजी में करीबन 10% हिस्सा बिक्री के लिए शेयर परचेज एग्रीमेंट किया गया है। टीपीजी राइस क्लाइमेट और रतन टाटा जो फाउंडेशन है उनके साथ शेयर परचेज एग्रीमेंट किया गया है। 16,300 करोड़ के इक्विटी वैल्यूएशन पे ये 10% हिस्सेदारी बेची जाएगी। 27 अक्टूबर तक जो हिस्सा बिक्री की प्रक्रिया है वो पूरी होने वाली है। साथ ही साथ और भी खबरें टाटा मोटर्स के लिए जहाँ पे आपको रखनी है नज़र। टाटा मोटर्स और इलेक्ट्रा ग्रीन टेक साथ ही JBM मोटर्स जहाँ पे जल्दी 350 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करेगा परिवहन निगम, तो यहाँ पर भी रहेगी नज़र। पॉजिटिव न्यूज़ है ये कंपनी, इन सारी कंपनीज के लिए। TCS पे रखेगा नज़र क्योंकि जो रिसोर्स मैनेजमेंट कार्य से संबंधित आरोपों की जो जांच की गई थी वो समीक्षा पूरी होती हुई दिखी है। जो इन्वेस्टिगेशन में जो रिसोर्स मैनेजमेंट मामले में 19 कर्मचारी जो है वो शामिल पाए गए, तो यहाँ पर भी रहने वाली है नज़र। डेल्टा को पे रखनी है नज़र क्योंकि जो सब्सिडरी है कंपनी की डेल्टा टेक गेमिंग, उन्हें GST की तरफ से नोटिस मिला है। 6,384 करोड़ का ये नोटिस है। जो शॉर्टफॉल हुआ है जनवरी 2018 से नवंबर 2022 के बीच, उसके लिए GST की तरफ से नोटिस आते हुए दिखाए, तो नेगेटिव फर्दर न्यूज़ आती हुई दिखी है डेल्टा कॉप के लिए। PVR आइनॉक्स इंटरेस्टिंग खबर है, यहाँ पर भी आपको रखनी है नज़र क्योंकि आज से 699 में मंथली सब्सक्रिप्शन पास जो होगा PVR आइनॉक्स पासपोर्ट वो लॉन्च किया जाएगा। सब्सक्रिप्शन पास के जरिए हर महीने 10 मूवीज़ देख पाएंगे। साथ ही साथ ये जो ऑफ़र है वो वीकडेज़ में रहने वाला है, सोमवार से गुरुवार तक ये ऑफ़र रहेगा, तो यहाँ पर रखनी है नज़र। और लास्ट में जोमेटो, जहाँ पे जोमेटो ने चुनिंदा जगहों पर प्लेटफॉर्म की फ़ी को 2 रुपये से बढ़ाकर 3 रुपये किया है, तो जोमेटो भी फोकस में रहने वाला है। ओके, यहाँ पर आपके लिए कोई खबरें आ रही हैं। अरमान बताएं और कुछ खबरें। जी, सबसे पहले REC पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि ब्लूमबर्ग के हवाले से एक खबर आती हुई दिखी है कि अवादा ग्रुप के साथ इन्होंने 15,000 करोड़ का जो है MOU किया है और ये उड़ीसा में एनर्जी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के फाइनेंस के लिए जो है ये करार करते हुए दिखे हैं। इंडियन ऑयल NTPC यहाँ पर आपको फोकस रखना है क्योंकि इंडियन ऑयल ने NTPC के साथ जॉइंट वेंचर किया है और ये 1660 करोड़ का निवेश जो है रिन्यूएबल पावर प्लांट को सेटअप करने में वहाँ पर किया जाएगा। KRBL, अल्टी फूड्स और अदर दूसरे जो आपको राइस स्टॉक्स है वहाँ पर फोकस रखना है क्योंकि बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर MEP जो है, जो कि अगर आप देखें मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है वो नहीं घटेगा। ये सरकार का फैसला अगर आप देखें MEP पर जारी रहेगा। बजाज इलेक्ट्रिकल्स, यहाँ पर कंपनी को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन से सर्विस सप्लाई के लिए लगभग 565 करोड़ के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। NBCC इंडिया, यहाँ पर कंपनी को विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी से लगभग 80 करोड़ का जो है ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और अंत में बड़ी डील में बात करें तो फेडरल बैंक, यहाँ पर IFC ग्रोथ फंड और IFC एशिया फंड की बात करें तो उनको लगभग 3% इक्विटी जो है वो आवंटित किए गई है। उनकी हिस्सेदारी 4.4% से बढ़कर लगभग 7.3% पर हो गई है और ये जो प्रेफरेंशियल आधार पर जो उनको इशू किए गए थे, शेयर्स आवंटित किए गए थे 11 अक्टूबर को, उसके चलते बढ़ी। ओके, ये है आपके लिए सारी की सारी आज की खबरें। आइए फिर ब्रोकरेज पर डालते हैं नजर। आज की रिपोर्ट्स FIR। मॉर्निंग आशीष, पहले तो नतीजों पर रिपोर्ट्स के बारे में बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए HDFC लाइफ, यहाँ पर नतीजों के बाद ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं। CLSA की रिपोर्ट देखते हैं, इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर रेटिंग को डबल अपग्रेड कर दिया गया है और टारगेट प्राइस में भी अगर आप देखें तो अच्छी खासी बढ़ोतरी की है। 660 रुपये से बढ़ाकर 725 कर दिया। 625 के आसपास का भाव चल रहा है। ये मान रहे कि साल दर साल अगर आप देखें तो 26% के जो VNB मार्जिन हैं लगभग फ्लैट है, लेकिन स्टॉक ने अपने आप को, कंपनी ने एज एन परफॉर्मेंस के लिहाज से एक स्टडी परफॉर्मर भी यहाँ पर साबित किया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखें। लक्ष्य जो है 800 से घटाकर 775 कर दिया है। 800 का टारगेट दिया जेफरीज ने। नोमेरा खरीदारी की राय दे रहे हैं 800 के टारगेट के लिए और HSBC ने भी खरीदारी की राय दी और जो लक्ष्य वो 800 से घटाकर 790 रुपये कर दिया है। इसके अलावा डालमिया भारत, यहाँ पर भी नतीजों के चलते एक्शन देखने को मिलेगा। रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से
ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 2360 के टारगेट के लिए। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, लेकिन टारगेट प्राइस थोड़ा सा कट किया है, 2490 से घटाकर 2440 कर दिया है, लेकिन स्टॉक चल रहा है 2293 के आसपास। डीमार्ट यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कवरेज है। मॉर्गन स्टैनली ने रेटिंग को अपग्रेड कर दिया, पहले इक्वल वेट की राय थी, अब ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं। लक्ष्य अगर आप देखें तो 3786 रुपये से बढ़ाकर 4471 रुपये कर दिया है। भाव चल रहा है 3936 रुपये का। और ब्रोकरेज हाउस में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा बुलिश जो है यही नज़र आ रहे हैं 4471 रुपये के टारगेट के साथ। जेपी मॉर्गन अंडरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, 3200 का टारगेट लंबे समय से। जेफरीज ने होल्ड की रेटिंग दी है, लेकिन मान रहे हैं कि कामकाजी तौर पर अगर आप नतीजे देखें तो ये थोड़े से अनुमान से कमज़ोरी नज़र आ रहे हैं। और जो अपैरल और मर्चेंडाइज की बिक्री है ये भी थोड़ी सी सुस्ती यहाँ पर आपको देखने को मिली। इसके अलावा मैक्वायरी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 4450 रुपये के लक्ष्य के लिए। ओके, ये तो रहे नतीजों पर रिपोर्ट्स। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, पेटीएम पर बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है गोल्डमैन सैक्स की तरफ से, जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा और जो लक्ष्य इसमें 50 रुपये की बढ़ोतरी की है, 1200 से बढ़ाकर 1250 कर दिया, 933 के करीब का भाव चल रहा है। और ये मान रहे कि वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें तो स्टॉक जो न्यू एज लिस्टेड कंपनीज हैं यानी जोमेटो, नायका, इनसे 20 से 50% के डिस्काउंट पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है, जो कि जस्टिफाइड नहीं है। साथ में अगर आप देखें तो कंपनी के अंदर क्षमता है कि इंटरनेट कारोबार में जितनी भी लिस्टेड कंपनी है इनमें सबसे ज़्यादा मुनाफा पोस्ट करने की क्षमता है। तो इसके चलते यहाँ पर अगर आप देखें तो उन्होंने अपने कामकाजी मुनाफे के अनुमान है इसमें 2 से 5% की बढ़ोतरी की है। तो पेटीएम में आज आपको ज़रूर एक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा ICICI प्रू CLA से खरीदारी की राय दे रहे हैं 700 रुपये के लक्ष्य के लिए। फार्मा स्टॉक्स पर खास नजर रखिएगा क्योंकि गोल्डमैन सैक्स की तरफ से एक्सटेंसिव कवरेज है। एक एक करके टारगेट प्राइस और स्टॉक बताता हूं। सन फार्मा यहां पर बिकवाली की राय है, लेकिन जो लक्ष्य 955 से बढ़ाकर 1020 रुपये कर दिया। टोरेंट फार्मा खरीदारी की राय है, लक्ष्य 2225 रुपये से बढ़ाकर 2280 रुपये कर दिया है। सिप्ला पर बिकवाली की राय है, लेकिन लक्ष्य बढ़ाकर 1045 रुपये कर दिया है। लोपेन पर न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं 1185 के टारगेट के लिए, 10 रुपये से लक्ष्य को बढ़ाया। डेविस लैब पर भी देखें तो रेटिंग का आ गया है डाउनग्रेड, लेकिन जो लक्ष्य है वो भी 3885 से घटाकर 3775 कर दिया है। और अंत में ग्लैंड फार्मा यहाँ पर खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य 1475 रुपये से बढ़ाकर 1685 कर दिया है, 1622 रुपये का भाव चल रहा है। ओके, तो ये हैं ढेर सारी रिपोर्ट्स जिन पर देखिएगा आज भरपूर एक्शन। आइए इस एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और एक्सपर्ट का पूरा पैनल हमारे साथ तैयार है और आज वक्त है नवरात्रि की शुरुआत करने के लिए नवरात्रि पिक्स का। और नवरात्रि पिक्स में एक सवाल आज मैंने भी पूछा है हमारे दर्शकों से, वो भी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक बार बिल्कुल नवरात्रि पिक्स का। आप सभी का स्वागत है। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बंसल जी करें शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। सबसे पहले तो अनिल जी आपको, दीपांशु को, पूरे जी बिजनेस के हमारे को पैनलिस्ट व्यूअर्स को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी जो नवरात्रि पिक है अनिल जी वो है टीवी टुडे, जो काफी समय से चला नहीं है। 223 के अराउंड चल रहा है। नीचे में बेस बिल्डिंग क्लियरली विजिबल है। 208 का क्लोजिंग बेसिस का लगाना है स्टॉप लॉस। 256 के टारगेट के लिए टीवी टुडे है नवरात्रि पिक। ओके, नवरात्रि पिक के तौर पर टीवी टुडे में है खरीदारी करने की राय बंसल जी की तरफ से। कुणाल जी सुप्रभात, बनाए सर आपकी नवरात्रि पिक। दर्शकों को अनिल जी मेरी ओर से नवरात्रि की अनेकों ढेरों शुभकामनाएं। और अनिल जी कुछ भी कहिए अनिल जी, ये जो आज हमने परिधान पहने हुए हैं, ये जो कुर्ता है अनिल जी, जो ट्रेडिशनल कपड़े हैं, ये डेफिनेटली अनिल जी कोट और सूट से और टाई से बेहतर लगते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो अनिल जी इस पर जरूर कार्रवाई कीजिए, इसका भी एक दिन मुकर्रर कर दीजिए। तो सप्ताह में एक दिन तो कम से कम अनिल जी हमें अपने पारंपरिक परिधान पहनने का आपको व्यवस्था करनी चाहिए अनिल जी। व्यवस्था तो सब कर रखी है, उसके बावजूद बंसल जी पहन के नहीं आए। देखो बंसल जी कुर्ता पहना, तो बंसल जी ये आप बंडी पहन के आए? नहीं अनिल जी, ये कुर्ते वाली बंदी अनिल जी, ये दूसरी कोट वाली बंदी नहीं अनिल जी, नीचे कुर्ता ही अनिल जी दिख रहा होगा, ये कुर्ते के साथ वाली बंदी है। नहीं ऐसा नहीं अनिल जी, रूल्स ऑफ द गेम्स अनिल जी पूरी फॉलो करें अनिल जी। तो पूरी फोटो खींच के, एकदम फुल साइज फोटो खींच के जरा ट्विटर पे पोस्ट करें शो के बाद। अभी बीच में मत चले जाना, पता चले कि बीच में चले गए तो आराम से फिर हाँ हम देखेंगे और प्रूव करेंगे। कुर्ते के ऊपर बंडिया तो, लेकिन आप अपने आप को बहुत स्पेशल समझते हैं, बाकी किसी ने तो बंडी नहीं पहनी, आपने क्यों पहनी?
नहीं देखिए अनिल जी, ये क्या है कि ये अनिल जी सब आप ही की कृपा के कारण अनिल जी, ये जो कुणाल जी कह रहे हैं ना कि करें, अनिल जी रेगुलर पहनते रहते हैं। अब क्या है कि पहले इनिशियली मेरे पास 2 कुर्ते थे, तो मेरी वाइफ ने बोला कि यार हमेशा यही पहनते हो, इससे पहले अनिल जी इसको नोटिस करके हाईलाइट करें, बदल बदल के पहना करो। और आज आपने अनिल जी कुर्ते के साथ वाली बंदी इस तरीके से हाईलाइट करी है कि दोबारा टीवी पे पहनने लायक नहीं रहा अनिल जी। मेरा दबाव बंसल जी के बाद बंसल जी के घर तक पहुंचता हुआ दिख रहा है आगे। चलिए बढ़िया है। नहीं बंसल जी आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, वेरी नाइस। कुणाल जी बताएं सर, नवरात्रि पिक। अनिल जी देखिए, बंसल जी ने तो लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया। अनिल जी असली वजह ये होती है कि कुर्ते के ऊपर अगर बंदी पहन ली जाए तो अनिल जी अगर कुर्ता पुराना हो या उसमें कोई किसी भी तरह का कोई ऐब हो तो अनिल जी जाता है, तो इसलिए पहनते हैं। अनिल जी कुछ बात को समझिए। और अनिल जी इसके अलावा अनिल जी ये जो अभी वो बजा था, जो इंट्रोडक्शन में म्यूजिक बजा था, बड़ा जबरदस्त लगा मुझे, तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट दीजिएगा जिस किसी ने भी क्रिएट किया। और खरीदारी की राय अनिल जी मेरी है पीएफसी पर, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर। लगातार स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। एक पैटर्न बन रहा है चार्ट पर जिसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं, जिसका ब्रेकआउट मुझे लगता है कि जल्द आने वाला है। जिस तरह का स्ट्रक्चर और वॉल्यूम हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है, और पीएफसी लगातार बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो मेरी खरीदारी की राय है 247 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट होगा 258 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 265 रुपए का। तो 258 265 के टारगेट के लिए पीएफसी यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में खरीदारी। ओके परफेक्ट, ये आपके लिए पीएफसी पर आए। लेकिन बंसल जी कुछ आपकी पीएफसी पर विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं? जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, ये जो अभी कुणाल जी ने बोला ना, म्यूजिक बजा था अनिल जी, ये ना चीज मैं भी बोलना चाह रहा था, बट अच्छा। मैं ना वो म्यूजिक अनिल जी ठीक वर्ड नहीं है, क्योंकि ट्विटर पे अनिल जी आज की डेट में हर फ्रस्ट्रेटेड आदमी है। अभी देखना सूनर और लेटर कुणाल जी को ट्रोल करा जाएगा कि भैया ये भजन की ट्यून को, धार्मिक ट्यून को आपने म्यूजिक कैसे बोल दिया अनिल जी। उसका हिंदी मुझे नहीं मिल रहा था, बट अब कुणाल जी मुझे लगता है फंस चुके हैं, और ये सारे लोग अगर देख रहे होंगे तो शाम तक कुणाल जी के पीछे पड़ चुके होंगे अनिल जी। कुणाल जी कोई फंसे नहीं, आप फंसाने की कोशिश कर रहे हो एक्चुअली। म्यूजिक तो म्यूजिक ही होता है, उसको संगीत कहते हैं, किसी का भी म्यूजिक हो, संगीत है वो। आप मौका दे रहे हो कुणाल जी को ट्रोल करवाने का। तो वैसे उसमें आप काफी काम है। पूरा प्लान बता रहे हैं कि कैसे ट्रोल करना है। हाँ, और कामयाब भी हो गए, सबको पता चल गया। अच्छा, थोड़ा बहुत जो नहीं पता चलता वो मैंने हाईलाइट करके कर दिया है। तो बंसल जी भी खुश, कुणाल जी भी खुश। कुणाल जी इसलिए खुश कि मैंने बंसल जी को बोल दिया, और बंसल जी इसलिए खुश कि मैंने हाईलाइट कर दिया, अब ट्रोल हो जाएंगे। तो चलिए दोनों आप बिजी रहें ट्रोलर्स के साथ में, तब तक हम बढ़ते आगे। हिमांशु जी से करते हैं मुलाकात। सुप्रभात हिमांशु जी, बताएं सर नवरात्रि पिक्स। सुप्रभात अनिल जी, सभी को सुप्रभात। अनिल जी आपको, पूरी जी बिजनेस की टीम को, पैनलिस्ट्स को, व्यूअर्स को, सबको हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रि की। और अनिल जी नवरात्रि पिक है अरविंद फैशंस, जो कि 350 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अनिल जी काफी लीडिंग कंपनी है ये बेसिकली, और चार्ट फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनता हुआ नजर आ रहा है। काफी समय की कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर मल्टीपल टाइम फ्रेम में मल्टीपल चार्ट फॉर्मेशन बनती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है ये स्टॉक चलने के लिए तैयार है। 350 रुपए के आसपास के करंट भाव है, यहाँ पर खरीदारी करें। 360 रुपए के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो मुझे लगता है और एग्रेसिवली स्टॉक में पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। 450 से 500 रुपए तक के पोजिशनल टारगेट्स के लिए अरविंद फैशन रहेगा नवरात्रि स्पेशल पिक। क्लोजिंग बेसिस पर 330 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, 350 के आसपास है अरविंद फैशंस, खरीदारी करने की राय आपके लिए। मेहुल जी सुप्रभात, बताएं सर नवरात्रि पिक। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु जी, सभी आपके टीम को और पैनलिस्ट को, व्यूअर्स को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं सर जी। आज की जो मेरी नवरात्रि पिक है वो है लेटेंट व्यू। इससे पहले भी मैंने 1-2 बार कवर की है, बट मैं समझता हूँ ये काउंटर बहुत ही अच्छी तेजी दिखा सकता है आने वाले 1-2 साल में। फिलहाल 400 के आसपास चल रहा है। टेक्निकली एक गोल्डन क्रॉसओवर आ गया है 50 दिन के मूविंग एवरेज का और 200 दिन के मूविंग एवरेज का। तो ये काउंटर मोमेंटम की तैयारी कर रहा है, 400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 300 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है लंबी अवधि के लिए। 300 का स्टॉप लॉस जो रहेगा वो क्लोजिंग बेसिस पे रहेगा। पहला मेरा टारगेट रहेगा 600 रुपए का, और दूसरा टारगेट रहेगा जो उसका ऑल टाइम हाई है तकरीबन 750 के पास। तो 750 के टारगेट के लिए लेटेंट व्यू में खरीदारी कीजिए। ओके, तो मेहुल जी की राय लेटेंट व्यू में खरीदारी करने की। आइए जैन साहब का भी है स्वागत। सुप्रभात जैन साहब, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर नवरात्रि के लिहाज से। Yes, very good morning अनिल जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी नवरात्रि टू ऑल द व्यूअर्स, पैनलिस्ट, और आपको, दीपांशु जी को और पूरी जी बिजनेस की टीम को। एंड अनिल जी इंडिया पाक की बधाइयां सबसे पहले तो आपको स्पेशली, सबको तो है ही है, क्योंकि जिस तरीके से आपने हमें अपडेटेड रखा
अहमदाबाद का, इट वाज अमेजिंग एंड आपकी भी फैन फॉलोइंग। और देखिए पिछले तो मुझे लग रहा है कि आपके जो वीकेंड है, वैसे तो हर वीकेंड अवार्ड वाले जाते हैं और हैपनिंग जाते हैं, जयपुर वाला वीकेंड है, अहमदाबाद वाला वीकेंड है, अब आगे का वीकेंड आप बताइएगा अनिल जी, हम भी पहुंच जाएंगे आपके साथ। अरे बिल्कुल, जरूर जरूर। गजब का मतलब एक्सीलेंट, इट वाज, मजा आ गया। अपडेट्स देख के आई वाज विद द मैच, ऐसा लग रहा था। अरे वो तो अब जैन साहब, वो तो नेटवर्क नहीं था स्टेडियम के अंदर, नहीं तो और मतलब पूरा मतलब फोन कॉल्स आने जाने बड़े मुश्किल, थोड़ी बहुत फोन पे बात हो जाए, लेकिन नेट तो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा था, नहीं तो फिर तो मजा ही अलग होता था मतलब। हाँ, बट फिर भी बड़ा जोरदार माहौल था और मजा भी आया। धन्यवाद सर, आपको भी साथ ले चलेंगे बिल्कुल, इसमें क्या है। अगला मैच इंडिया पाकिस्तान का कब हो रहा है जरा बताइएगा। मुझे मुश्किल लगता होगा नहीं, अभी सेमीफाइनल में आने लायक रही नहीं है। हाँ, अब लेकिन कल जो इंग्लैंड हारी है ना, उसके बाद रास्ते बहुत सारे खुल गए एक्चुअली, बहुत इंटरेस्टिंग, अभी वापस से ओपन हो गया एक्चुअली। तो लेट्स सी क्या होता है, बट एक चीज पक्का है कि हमारे लिए तो सेमीफाइनल की राह थोड़ी आसान हो गई। एब्सोल्युटली। बताएं सर। बट इस बार पूरे पैनल को साथ में ले जाइए अनिल जी, तब मजा आएगा सर। ओके। अपने पैनल को पहले एक बार जर्मनी भी जाना है, फिर गोवा भी जाना है, फिर मैच देखने भी जाना है, बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं हमारे, जल्दी से करते हैं। जी जी। चलिए सर, इस बार जो मैं नवरात्रि पिक लाया हूं, उसके पहले एक बार जो फ्राइडे वीकेंड पे, इस बार 2-3 हफ्तों के गैप के बाद मैंने फ्राइडे को शो किया था इवनिंग वाला, और आयन एक्सचेंज मैंने लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे दिया था, जीएनए एक्सेल्स मैंने पोजिशनल पिक के तौर पे दिया था। एनीवेज मुझे वैसे ही ऑटो इंसुलरीज बहुत बढ़िया लग रहे हैं, और एक ऑटो स्टॉक दिया था वो है मारुति, इनफैक्ट एफएनओ पिक के तौर पे इंट्राडे। और अब मैं नवरात्रि पिक अगर दूं तो ये है आज की सनोफी, SANOFI सनोफी। इनफैक्ट हमारे कुणाल जी की भी फेवरेट और मेरी भी ओल्ड टाइम फेवरेट है। और सबसे बढ़िया बात है, बहुत सेफ लगता मुझे ये स्टॉक, डिविडेंड जबरदस्त देता है, डाउनसाइड रिस्क कम लग रही है, और सनोफी कैन बी अ गुड स्टॉक। एंड फार्मा स्टॉक्स भी बढ़िया लग रहे हैं ओवरऑल। ऑटो और फार्मा पे मेरा इस हफ्ते पूरा फोकस है। और अब मैं जो दूसरे जो पिक्स ऑफ द वीक जनरली जो देते हैं, नवरात्रि पिक्स ही बोल लीजिए, तो लार्ज कैप्स ही लाते हैं जनरली, जो मंडे के शो में मैं ज्यादा कोशिश करता हूं। तो टीवीएस मोटर्स वन ऑफ द बेस्ट आउट परफॉर्मर्स और जबरदस्त कर रहे इस सेक्टर में। और फार्मा में ध्यान दिया जाए तो आज मैं सुन रहा था, अभी इप्का के बारे में भी सुन रहा था, हालांकि मेरी राय इप्का पे नहीं है। जो दूसरी है ल्यूपिन और सन फार्मा, तो ल्यूपिन, सन फार्मा, टीवीएस मोटर्स, ये तो हो गए 3 पिक्स ऑफ द वीक। और जो नवरात्रि पिक है वो सनोफी रहा आपके लिए, लुपिन, सन फार्मा, बाकी पर भी आपको रखने नजर। सुमित जी गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपकी नवरात्रि पिक कौन सी है? गुड मॉर्निंग दीपांशु। दीपांशु, आप सभी को और देश के सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के साथ अच्छे से गरबा खेले, डांडिया खेले, मजे करें और मार्केट्स में नए हाई का इंतजार करें, क्योंकि जल्दी अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। इसी शुरुआत के साथ जो पिक है वो मेरे पास है HCL टेक। HCL टेक चार्ट्स के ऊपर बढ़िया दिख रहा है। HCL टेक के अंदर एक छोटा सा डिप आया है, कंसोलिडेशन बना है, और अब ये वापस से ऊपर का मूव यहां से दिखाने को शुरुआत है। 1240-1250 के आसपास HCL टेक में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे के अंदर जो सपोर्ट है 1200-1210 के पास है, तो 1210 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है 1300 रुपए का इसका पहला टारगेट, 1325 का इसका दूसरा टारगेट। तो HCL टेक में खरीदारी करें 1210 के स्टॉप लॉस से 1300-1325 के टारगेट्स की। तो HCL टेक यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी, यहाँ पर एक्शन भी आपको भरपूर होते हुए दिख सकता है। तो कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स आ रहे हैं फार्मा स्पेस से भी, कंजम्पशन के भी आपको निकल कर आ रहे हैं, और कुछ और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ भी हमारे एक्सपर्ट्स आपको देने वाले हैं। आइए एक दो और काउंटर्स के बारे में बात कर ले जहाँ पर आज आपको बढ़िया एक्शन आते हुए दिख सकता है। M&M, इनकी तरफ से एक बिजनेस अपडेट भी आया है, एक बार चार्ट्स पर कुणाल जी राय दें। M&M ठीक है, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है दीपांशु, मुझे चार्ट स्ट्रांग लगता है। मुझे लगता है कि M&M एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर अच्छा है। और जिस तरह बाकी ऑटो स्टॉक्स में हमने मोमेंटम बनते देखा है, मुझे लगता है M&M में भी आपको तेजी बनते दिख सकती है। और वैसे भी सारे एवरेजेस के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो एक स्टॉप लॉस रख लें। मुझे लगता है स्टॉप लॉस 1525 के आसपास रखना चाहिए। मुझे 1650 तक की जगह नजर आती है, तो यहाँ से भी इन तरफ से भी कुछ और अपसाइड बन सकता है। बिल्कुल होल्ड करके चलने की राय है और खरीदारी भी इस तरफ कर सकता है। ओके, टाटा मोटर्स ये भी आपको एक्शन में आते हुए दिखेगा। यहाँ पर टीपीजी को ये हिस्सेदारी बेच रहे हैं टाटा टेक्नोलॉजीज में। रतन टाटा एंडाउमेंट भी यहाँ पर थोड़ा स्टेक खरीद रहा है। चार्ट भी काफी एक्टिव रही है। मेहुल जी, टाटा मोटर्स डेज हाई पर बंद हुआ था, लाइफ हाई पर इनफैक्ट हमने आते हुए देखा था फ्राइडे के सेशन में। अब यहाँ से चाल बताइए सर इसकी।
दीपांशु जी बहुत ही बेहतरीन चार्ट है। इनफैक्ट फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है। थोड़ा सा नीचे अगर मिलता है 660 के आसपास, मैं समझता हूँ 400-410 की तैयारी कर रहा है इसी सीरीज में। काउंटर नीचे में सपोर्ट जो है उसका 633 का है, जो कि फ्राइडे का लो है, तो उसको रिवाइज स्टॉप लॉस मान के चले। जिसके पास पोजीशन है उसको होल्ड करना चाहिए। 700 और 710 के टारगेट के लिए टाटा मोटर्स में खरीदारी की सलाह। बिल्कुल, लाइफ हाई पर तो आ ही चुका है, अब और नए हाईस की तरफ जाएगा। 700 क्रॉस करने की तैयारी में टाटा मोटर्स। नजर रखे इस काउंटर पर। आइए और भी कई सारे स्टॉक्स की करनी है बात, और एक बेहतरीन नवरत्न SIP स्टॉक लेकर अंजी भी तैयार है।